बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हमास की जानिब से एक मिसाइल लॉन्च किया गया है। ये असल में जो रॉकेट है इसका नाम है अय्याश और ये 250 यानी इसकी किलोमीटर की रेंज है मैक्सिमम। और ये हाइफा में लॉन्च किया गया और लॉन्च जैसे ही किया गया है पूरे हाइफा में सायरन बजना शुरू हो गए हैं। और गालिबन इस वक्त आसमान पर जो मनाजिर देखने को मिले हैं वो बड़े अजीबो गरीब हैं। इसराइल के अंदर हमास की जानिब से उनके जो अकाउंट्स हैं वो क्लेम कर रहे हैं कि जी हमने वहाँ पर नुकसान किया है, जबकि इन्होंने कहा है कि नहीं, नुकसान के वहाँ पर कहा जा रहा है कि हमने इनकी कई जगहों पर हिट किया है और ये इसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाए, यानी इसको रोक नहीं पाए। कुछ कह रहे हैं कि जो ओपन फील्ड में गिरा है, कुछ कह रहे हैं कि वो गिरा है, लेकिन पूरे एरियाज के अंदर सायरन बजना शुरू हो गए। अब ये असल में बड़ा इनका खास है। इन्होंने जो मिसाइल लॉन्च किया है उसको इसराइल की डिफेंस फोर्सेस ने कहा है वो 150 किलोमीटर की रेंज, यानी वहां से वो टारगेट करता हुआ यहां तक पहुंचा है। अब जैसे जैसे इसराइल का जो नोटिस आना शुरू हो गया उसके बाद से हमास की जानिब से मिसाइलों की जो बारिश है वो बढ़ती जा रही है। और वो कह रहे हैं कि एक अजीबो गरीब मंजर है जो आपकी स्क्रीन पर चले, इसको गौर से देखिएगा। ये असल में अनकन्फर्म रिपोर्ट, अभी तक कंफर्म नहीं किया, ना तो इसराइल की डिफेंस फोर्सेस ने कंफर्म किया है, ना अभी तक हमास की जानिब से कंफर्म किया गया। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर यह कहा जा रहा है कि F-16 गिराया गया है इसराइल का, लेकिन अभी तक इसराइल की डिफेंस फोर्सेस ने इसको कंफर्म नहीं किया। कुछ कह रहे हैं ड्रोन्स गिराया और कुछ कह रहे हैं कि जी F-16 गिराया, जिसके बाद पायलट जो है वो पैराशूट के जरिए लैंड कर रहा है, क्योंकि वो स्ट्राइक करने के लिए आया था गजा के अंदर, लेकिन वहां पर जाकर उसने लैंड करना शुरू किया है जब उसका F-16 गिराया गया। लेकिन अभी तक किसी ने भी इन अकाउंट्स की जानिब से जो खबरें चल रही हैं, वीडियोस हैं, ना तो हमास की जानिब से कोई कंफर्मेशन है, ना इसराइल की डिफेंस फोर्सेस की जानिब से इसकी कंफर्मेशन आई है। लेकिन एक चीज़ है कि अय्याश 250 जो मिसाइल है, रॉकेट है, ये असल में फायर करना शुरू कर दिया है और एक के बाद एक फायर किया जा रहा है। और इसराइल की तमाम जो डिफेंस फोर्सेस हैं वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त हाई अलर्ट हैं। और जबकि ये इस वक्त हाई अलर्ट है जब उन्होंने पर्चे बांट दिए हैं गजा के अंदर कि आपके पास 24 घंटे हैं, आप तमाम के तमाम लोग यहाँ से छोड़कर निकल जाए, वरना हमारे मिसाइलों की रेंज में जो आएगा मारा जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने इस सारी सूरत हाल के अंदर जो अपना कंसर्न शो किया है, उसने कहा है कि अब सबसे खतरनाक मामला यह है कि जो बाइडन की नाकिस पॉलिसीज की वजह से हम तीसरी जंग अजीम की तरफ बढ़े हैं और शायद अब ये मामला तीसरी जंग अजीम की तरफ चला जाए जहां पर सिर्फ तबाही तबाही है। देखिए, इस मामले के अंदर आप कम से कम, चाहे उसका इसराइल के हवाले से जो भी स्टैंड हो, ट्रंप की एक बात बिल्कुल ज़बरदस्ती, उसने कहा था कि जितनी जंगें हैं उनको क्लोज करो और नई जंगें हमने नहीं खोलनी। उसने कहा था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका को फिर वही चीज़ ताकत बनाओ जो वो थी। अब वो ये कह रहा है कि जब मैं होता तो किसी सूरत यूक्रेन की जंग ना होती। और उसने कहा कि आज जो इसराइल, लिबनान, हिजबुल्ला, इन सब के बारे में उसने बातें की हैं, हमास के बारे में। ट्रंप का कहना था कि अगर आप हिजबुल्ला को लाइटली ले रहे हैं तो मैं बता दूं कि वो बहुत चालाक है, क्लेवर है और वो इतने आसानी से शिकस्त खाने वाली नहीं है। अभी सूरत हाल के अंदर ट्रंप का मानना ये है कि हमें जंगों को अवॉइड करना चाहिए, मिडिल ईस्ट के अंदर खास तौर पर। उसने ये कहा था कि जो बड़ी ताकतें होती हैं वो लंबी जंगें नहीं लड़ती। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर उसका कहना यह है कि हमें जंगों को अवॉइड करना चाहिए और जब हम जंगों को अवॉइड करते हैं तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। उसने कहा कि मैं ये देख रहा हूँ कि ये लड़ाई जो है वो तीसरी जंग अजीम में बदलने जा रही है और हमारे सामने ये तीसरी जंग अजीम छिड़ जाएगी। अब वो कैसे छिड़ेगी? अब यहाँ से मिसाल ले लें कि इसराइल ने आज ऐलान किया है कि चाइना का जो स्टांस है उस पर उन्होंने शदीद मजम्मत की है। उसने कहा कि चाइना ने हमास के हमलों की कतई मजम्मत नहीं की और इस पर उन्होंने चाइना को शदीद लताड़ा है, शदीद बुरा भला कहा है और कहा है कि इन्होंने जो हरकत की है ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है, बिल्कुल बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है और हम किसी सूरत इनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। असल में चाइना ने काम ये किया था कि उन्होंने मजम्मत करने से इनकार कर दिया हमास ने जो हमला किया। अब पूरी दुनिया के अंदर जो भी मुल्क हमास के इस हमले को यानी उसको कंडेम नहीं करा, मजम्मत नहीं करा, इसराइल ये समझता है कि वो हमारा दुश्मन है और उसने ये हमारे साथ दुश्मनी मोल ले ली है, क्योंकि वो इसको कंसीडर करते हैं कि इसराइल की तारीख का सबसे बड़ा हमला। लेकिन कोई ये नहीं पूछ रहा कि इसराइल की फोर्सेस नाकाम कैसे हो गई हैं, क्योंकि उन्होंने खुद हमला होने दिया।
अब यहाँ पर सूरत हाल ये है कि चाइना की जो इस वक्त स्ट्रेटजी है, जो ट्रम्प जिस जानिब इशारा कर रहा है कि तीसरी जंग अज़ीम में मामला बदलने वाला है, उसकी साफ वजह है कि देखिए, एक तरफ तो रूस ने क्लियरली कह दिया है कि इसराइल जो ग्राउंड ऑपरेशन करने जा रहा है उसमें लोगों की मौत होगी, कत्लेआम होगा, लोग मारे जाएंगे, ये काबिल कबूल नहीं होगा, लोग अपने घरों से बेघर हो जाएंगे। और चाइना का जो स्टैंड है वो वही होगा जो रूस का होगा, लेकिन वो बैक एंड पर खड़े होकर। अभी तो उन्होंने कहा कि दोनों पार्टीज को बैठ कर सोल्यूशन करना चाहिए, लेकिन जब वो लैंड को कब्जा करने के लिए आएंगे तो फिर चाइना क्लियरली कहेगा कि ये काबिल कबूल नहीं है। आपको याद होगा कि पहले भी 2 साल पहले भी जब रूस ने कहा था कि हम स्टेटस को बदलने की इजाजत नहीं देंगे, अब तो वो एक हाथ बढ़ के आगे चला गया है। उसने कहा है कि जब इसराइल के क़याम का फैसला हुआ तो तब फ़लस्तीन के क़याम का भी फैसला हुआ था। आज इसराइल का तो क़याम है लेकिन फ़लस्तीन का क़याम मिटाया जा रहा है, तो ये तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और फ़लस्तीनियों को उनके घरों से बेघर किया जाए, ये हम होने नहीं देंगे। इसीलिए तो रमज़ान कादिरोव ने जो बात की है कि वो चचनिया के जो फाइटर्स हैं वो भेजने के लिए तैयार है मस्जिद अक्सा के लिए, वो कंटिन्यूसली कही जा रहे हैं कि हमारे फाइटर्स तैयार है। जब वो लैंड करेंगे तो वो तब लैंड करें। देखिए, अब सारी जो सूरत हाल है वो 24 घंटों के बाद होने वाले ऑपरेशन के ऊपर है, क्योंकि जैसे ग्राउंड के ऊपर ऑपरेशन होगा, जिस तरह रूस ने कहा है कि ऑपरेशन होगा, तो फिर वहां पर इन्होंने तो कह दिया ना गजा के अंदर लोगों को कि आप निकल जाए यहाँ से, जब हम कहेंगे तो कुछ तो जाना शुरू हो गए हैं, बहुत सारे लोग नहीं जा पा रहे। तो उन्होंने कहा कि जब वो बमबारी वहां से होगी तो वो नीचे तो सिविलियन मारे जाएंगे, तो जब वो मारे जाएंगे तो रूस एक्टिव होगा, क्योंकि रूस ने कहा है कि असल फसाद की जड़ है अमेरिका। अमेरिका यहाँ पर तबाही लाना चाह रहा है, अमेरिका की वजह से सारा काम हो रहा है। और जहां पर अमेरिका होगा रूस मजम्मत करेगा और चाइना भी मजम्मत करेगा, लेकिन वो किसी सूरत इसराइल का साथ नहीं देगा। अब आज हुआ ये है कि चाइना के अंदर जो इसराइल की एम्बेसी का एक स्टाफ था उस पर एक हमला हुआ है, और वो हमला बड़ा शदीद था, लेकिन वो चले तो गए हैं, उसको अब हालात ठीक हैं, उस बंदे को हॉस्पिटल लेकर गए। लेकिन चूंकि चाइना के अंदर बड़ी सपोर्ट सोशल मीडिया पर जो कह रही है, वो कह रही है फलस्तीन के साथ खड़े हो, यानी उनके जो सोशल मीडिया वीबो पर है वहां पर तो वो ओपनली कह रहे हैं कि आप फलस्तीन के साथ खड़े हो, आप क्यों फलस्तीन के साथ खड़े नहीं होते। इस पर चाइना के अंदर बड़ी तादाद के अंदर वो कह रहे हैं कि वहां पर मारा जा रहा है, लैंड कब्जा किया जा रहा है। क्योंकि उसकी वजह क्या है, चाइना का स्टैंड ये है कि हमने अपनी 1 इंच जमीन नहीं देनी भारत को या किसी भी मुल्क को। तो वो कह रहे हैं कि जब आपका स्टैंड इधर है तो आपका फलस्तीन के मामले पर भी होना चाहिए। तो इसीलिए वहां पर उन्होंने पोजीशन जो ली हुई है वो इसराइल की मुखालिफ पोजीशन है। बज़ाहिर तो आपको वो न्यूट्रल पोजीशन लगती है कि उन्होंने कहा दोनों पार्टीज को बैठना चाहिए, लेकिन इसराइल ये समझता है कि इस वक्त किसी ने न्यूट्रल पोजीशन भी ली तो वो मेरे खिलाफ है। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर अब जो कहानी बढ़ रही है वो तीसरी जंग अज़ीम का नक्शा इस तरह बन रहा है कि अमेरिका के आ चुके हैं बहरी बेड़े। उधर ईरान ने लिबनान के अंदर यानी हिजबुल्लाह से उन्होंने मुलाकात की है, और मुलाकात करके उन्होंने कहा है कि जी हम तो आपको बैक करेंगे पूरी तरह। अब ग्राउंड पर जब ऑपरेशन शुरू होगा हमास के खिलाफ, क्योंकि इसराइल ने कहा है कि हमने उसको सफाई से मिटा देना है, बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, तो उसके लिए उनको करनी पड़ेगी पूरा गजा को डिमोलिश करना पड़ेगा, यानी बमबारी, हर तरफ बमबारी करना पड़ेगी। और उनकी डिफेंस फोर्सेज जो है वो आप मनाजिर देख सकते हैं, तस्वीर जो जारी कर रहे हैं, खंडर बना दिए। दुनिया की कोई जो एयरफोर्स है वो जारी नहीं करती, उन्होंने जारी किया, वो अपनी ताकत दिखाना चाह रहे। तो जब वो वहां पर ऑपरेशन करेंगे तो हमास तो लड़ाई करेगा, साथ हिजबुल्लाह भी शुरू हो जाएगी, हिजबुल्लाह की बैक पर खड़ा होगा ईरान। अब ईरान और हिजबुल्लाह इन सबको काउंटर करने के लिए यूरोप आ रहा है, और बरतानिया का जो बहरी बेड़ा वो आगे होगा, अमेरिका होगी, अमेरिका की फोर्सेस वो फिर ईरान पर हमला करेंगे, और जो मुल्क सपोर्ट करेंगे उनको फिर उनके साथ भी लड़ाई होगी। फिर इसमें जाहिर सी बात है जब ये लड़ाई होगी तो ईरान की मदद के लिए रूस आएगा शाम के अंदर, तो शाम के अंदर से वहां पर फिर ये चचनिया के फाइटर्स भी पहुंचेंगे, और फिर इनकी बैक पर चाइना भी खड़ा होगा। तो वो जो ट्रंप बात कह रहा है कि तीसरी जंगे अजीम में ये सारी चीजें बदलने जा रही हैं, एग्जैक्टली वो ये इसी तरह पॉइंट आउट कर रहा है कि जब सारे ममालिक बड़ी ताकतें कूद पड़ेंगी, वो उधर से वो उधर से वो उधर से, तो कुछ ना कुछ तो होगा। अब आप ये देखें कि इस वक्त सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो गजा के अंदर जो फलस्तीनी है बेचारे। देखिए, एक चीज़ बड़ी यहाँ पर कही जाती है, जब आप फ़लस्तीन की बात करते हैं तो आप हमास की बात नहीं कर रहे होते। फ़लस्तीन के अंदर उन बेचारे जो 23 लाख लोग हैं, यानी आप ये देख लें, हमास का कहना है कि हमारे पास 40,000 फाइटर्स हैं, चले समटाइम आप फिगर ज़्यादा बताते हैं, 30,000 लगा लें उनके पास होंगे, लेकिन वो जो 23 लाख के करीब फ़लस्तीनी सिर्फ गजा में रहते हैं, उनका क्या? उनके पास बेचारों के पास क्या ना, उनके पास बिजली है, 6 दिन से बिजली कट ऑफ है, खाना नहीं मिल रहा, उन्होंने 6 दिन से खाना नहीं खाया, लाशें वो देख रहे हैं अपने लोगों की
खाना नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, तो आप बताइए कि सारी सूरत हाल में आप उनको कैसे जस्टिफाई करेंगे कि भाई तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो कैसे ठीक है? कैसे हम उनको कह सकते हैं कि यार तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो ठीक है? इसी तर्ज के ऊपर जब यहाँ पर कूदेगा सारे, यानी एक तरफ आप इतना बड़ा ऑपरेशन करेंगे और उनके बाद जो हालात पैदा होंगे गजा के अंदर, तो जाहिर सी बात है वहां एक लड़ाई होगी। और आप देखिए जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर फलस्तीन के लिए लोग निकल रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि भाई आप कम से कम जो आपकी हमास से लड़ाई है वो लड़ाई रहे, लेकिन आप कम से कम वो लोगों के साथ तो ना करें ना। आपने इतने घर तबाह कर दिए, आपने मिसाइलों की बरसात की हुई है, लोग बेचारे वहां पर शहीद हो रहे हैं। आप बताइए एक आम बंदा जो वहां पर फलस्तीन के अंदर रहने वाला है, उसकी तो वो जमीन है ना, अब उसको आप निकाल रहे हैं। जब वो निकल जाएगा तो वापसी उसकी कोई है, सवाल ही पैदा नहीं होता। आगे इसराइल ने जहां पर ऑपरेशन किए फलान किए, इन्होंने वापस आने देना उनको? ये लैंड तो हाथ से गया, ये जा रहा है, वो वापस कभी भी नहीं आ पाएंगे। तो इसका मतलब है कि वो जो सारी सूरत हाल पैदा हो रही है, वो जो तबाही की तरफ मामला जा रहा है, वो तो इतना मुश्किल और इतना, यानी आप सोच लें तकलीफ दे मरहला इस वक्त पैदा हो गया है। अब आप सोचिए जरा कि शाम के अंदर पुतिन क्या करेगा। शाम के अंदर पुतिन ये करेगा कि हम फलस्तीन की मदद करने के लिए आ रहे हैं, जो उसने आना है अल्टीमेटली। वो देख रहा है, देखिए इस वक्त चाइना क्या देख रहा है, चाइना ये देख रहा है कि मुस्लिम फोर्सेस कितनी, यानी मुसलमान जो ममालिक हैं वो फलस्तीन के साथ खड़े हैं। उसने देखा कोई भी नहीं खड़े, इक्का दुक्का बयान आ रहा है, इवन के तैयब उर्दगान का भी इक्का दुक्का कोई बयान आ रहा है। तो जब इक्का दुक्का बयान आ रहा है, कोई लीडर उनके साथ खड़े होने को तैयार नहीं है, तो बताएं कि सारी सूरत हाल में कौन करेगा मदद उनकी? यानी रशिया तो आएगा मदद करने के लिए, लेकिन फिर मुस्लिम फोर्सेस कहाँ पर खड़ी होंगी? वो कहेगा ठीक है मैं तो करूंगा जिस तरह से बशारुल असद को बचाए, क्योंकि इसके बाद उसे वेस्ट बैंक जाना है और वेस्ट बैंक के अंदर जाकर वो महमूद अब्बास की हुकूमत गिराना चाहेंगे, क्योंकि वहां पर उन्हें कब्जा करना है। तो वहां पर जाकर फिर पुतिन अपना रोल प्ले करेगा कि यार ये तुम लोग कर क्या रहे हो? अब आप ये देखिए, एक दफ़ा आपने यहाँ से निकाल दिया तो आप वापस आने देंगे? वो तो आवाज़ उठा सकता है, लेकिन बाकी 57 इस्लामिक मुल्क वो भी तो कुछ आगे होकर करें ना, कुछ मदद करें। देखिए सबसे ज़्यादा मामला ये है कि करीब लगता है तुर्की, यानी अगर उनके जो एक तगड़े ममालिक में, वैसे तो इजिप्ट साथ ही लगता है, लेकिन तुर्की उनके करीब लगता है। तो तुर्की करीब लगता है तो अर्दोगान ने तो डिसअपॉइंट किया है। उनको कहना चाहिए था कि यार जो मर्जी हम अपने तैयारे भेजें, हम फलस्तीनियों की मदद करें, लेकिन वो असल में इसराइल मदद एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। वो कह रहा है कि यहाँ से निकलो, क्योंकि मदद होगी तो इसका मतलब है कि फलस्तीनी वहां पर रहेंगे, चाहे वो जितना मर्जी बड़ा छोटा बड़ा ऑपरेशन करे, उगेगा यहाँ पर रहेंगे। लेकिन फिर इस सारी सूरत हाल के अंदर जो कहानी चल रही है, जो मामला चल रहे हैं, उसका तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि हमारे हाथ से अगर फ़लस्तीन का यानी गज़ा की पट्टी निकल रही है तो हम वेस्ट बैंक कैसे बचा पाएंगे? सोचिए उन्होंने नब्ज़ देख लिया मुसलमानों की कि 57 इस्लामिक मुल्क, इनमें से कोई मदद करने को तैयार नहीं। और उधर आप देख लीजिए अमेरिका कूद पड़ा है, उधर नेटो तैयार है, उधर बरतानिया तैयार है। तो ये सारे इनके मुकाबले में जो आएगा वो फिर उनके साथ लड़ाई कर लेंगे। इसी को तो ट्रंप कह रहा है कि तीसरी जंग अज़ीम की तरफ मामला बढ़ा है, और अगर हम सब ने इसको ना रोका तो मामला आगे बढ़ जाएगा। ये बात बिल्कुल सच है कि अगर आज ट्रंप होता इक़्तिदार के अंदर, उसका इलेक्शन ना छीना गया होता, तो आज आप देखते कि वो ये जंग ना होने देता, वो कभी भी इस जंग को प्रमोट ना करता, आगे ना होने देता, वो बहरी बेड़ा ना भेजता। वो कम से कम ये कहता कि नहीं लड़ाई करो, क्योंकि उनके गल्फ कंट्रीज के साथ ताल्लुकात अच्छे थे, उसके खास तौर पर रूस के साथ ताल्लुकात अच्छे थे, उसके शाम के अंदर भी ताल्लुकात अच्छे थे, और बाकी ममालिक के साथ भी, इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ उसके ताल्लुकात बेहतर थे। तो वो कह रहा था कि नहीं यार हमें आगे बढ़कर इनको बेहतर करना है। तो ये असल में सूरत हाल थी। अब हम चूँकि इसको कंट्रोल नहीं करें तो बात बिल्कुल उसकी ठीक है कि ये मामला तीसरी जंग अज़ीम की तरफ बढ़ता जा रहा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।